हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, चाहे वो लाइफ साइंस के किसी भी एग्जामिनेशन पेपर से बिलोंग करता हो, रिलेट करता हो, आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले ये समझेंगे हम कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये वर्क करता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर स्पेशली हम फोकस करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही आज के टाइम पे अगर आप देखें तो वाइडली यूज किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेटिंग डाल लीजिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है क्या, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के टाइप्स के बारे में, और इसके टाइप्स में जो टाइप्स आज के समय में वाइडली यूज किया जाता है, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन को मैं यहां पर कोट करूंगा। आपको उसे नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, ये भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है, जिसका यूज किया जाता है वाइडली। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं कोट करूंगा अपकमिंग वीडियोस के अंदर भी इनको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैं चीज़ों को डिटेल में कवर कर रहा हूं, और डिटेल में कवर कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 पार्ट और भी मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए वाइडली यूज्ड लेबोरेटरी टेक्निक इन बायोलॉजी, या आप लोग यहाँ पर बायोलॉजी की जगह मेंशन कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, लैब के अंदर परफॉर्म की जाने वाली एक टेक्निक है, ठीक है, जो कि लैब के अंदर इसको यूज किया जाता है। और इसके द्वारा होता क्या है, दैट सेपरेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज यूजिंग ए इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये कुछ मॉलिक्यूल, मान लीजिए किसी मिक्सचर में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उन मॉलिक्यूल को ये सेपरेट करता है। और सेपरेशन किस बेस पर होता है, ये सेपरेशन उन मॉलिक्यूल के साइज पर होता है। और इलेक्ट्रिकल चार्ज, जैसे किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है, किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डिपेंड करेगा किस मॉलिक्यूल पर क्या चार्ज है, तो उसके बेसिस पर भी इसको सेपरेट किया जा सकता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये सारी टेक्निक किस बेसिस पर परफॉर्म हो रही है और इस पर क्या अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इट इज़ ए पावरफुल टूल फॉर एनालाइजिंग एंड प्योरीफाइंग बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि डीएनए, आरएनए। डीएनए आरएनए की जगह आप न्यूक्लिक एसिड भी मेंशन कर सकते हो, कंबाइंडली न्यूक्लिक एसिड से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रोटीन्स को भी आप इस मेथड के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी जूलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन करें ताकि अपने एग्जाम पेपर में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकें, ठीक है। देखो, एग्जाम पेपर में आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, या हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखें, ये आपकी लैंग्वेज है और आपकी चॉइसेस है। लेकिन अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए तब आप किसी भी लैंग्वेज में ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, तो ये क्या है, ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है। और ये सेपरेटिंग टेक्निक, यदि मिक्सचर में चार्ज पार्टिकल्स हैं और उसे हमें सेपरेट करना है, तो उसे सेपरेट करने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज हमारे पास एक कोई मिक्सचर है जिसमें कि चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है और हमें इन चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करना है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को एक सेपरेटिंग टेक्निक के रूप में यूज कर सकते हैं और इन चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हम प्रिंसिपल क्या अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो सेपरेशन हो रहा है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंशन कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, यदि हम इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक एक सेपरेशन टेक्निक है,
राइट। और इस सेपरेटिंग टेक्निक में चार्ज मॉलिक्यूल जो कि मिक्सचर में प्रेजेंट होता है उसे सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना होगा, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल्स का सेपरेशन पॉसिबल है। और ये एक बायोफिजिकल टेक्निक है, क्योंकि जब हम टेक्निक को स्टडी करते हैं तो 3 डिफरेंट टेक्निक को स्टडी करते हैं, जैसे बायोफिजिकल, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। ये 3 डिफरेंट टेक्निक को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की, तो ये स्टूडेंट एक बायोफिजिकल टेक्निक है और ये फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब चूंकि ये पर्टिकुलर टेक्निक फिजिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसलिए इसे हम बायोफिजिकल टेक्निक के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को फिजिक्स के टर्म्स में समझने की कोशिश करें, तो स्टूडेंट्स यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, यानी उसको रखें, तो ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो जब ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की दिशा में, इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अगर सपोज करो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। इट मीन्स स्टूडेंट्स की इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है ये माइग्रेट करना या मूव करना स्टार्ट करेगा। और ये मूव किस डायरेक्शन में करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर क्या आप देख रहे हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज है, अगर सपोज करो किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। अगर सपोज करो किसी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब ये चार्ज पार्टिकल्स अपने पर्टिकुलर एनोड या कैथोड की तरफ डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो ये एक मीडियम से होकर मूव करेंगे। अगर ये मीडियम से होकर मूव करेंगे तो ये जो है एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसे आप फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में भी डिस्क्राइब करते हैं। आपका क्वेश्चन होगा सर ये फ्रिक्शनल फोर्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? देखो, घर्षण बल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। आपने कभी जीवन में अंडर वाटर स्विमिंग किया होगा या कभी जीवन में करके देखना। स्विमिंग जब आप अंडर वाटर करते हैं, पानी के अंदर करते हैं, और आपको एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना होता है, तो आप कितना ज्यादा फ्रिक्शन, एक तरीके से कितना ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है वहां से वहां पहुंचने के लिए, कितना बल लगाना पड़ता है। अभी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे वो कैथोड हो या एनोड हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इससे हमें ये पता चलता है, इट मीन्स स्टूडेंट्स, कि यहां पर 2 डिफरेंट फोर्सेस को हम कंसीडर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड फोर्स जिसके कारण चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, और उसके मूवमेंट से एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी स्टार्ट हुआ, जिसे आप फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज चार्ज पार्टिकल्स विल माइग्रेट ईदर टू द कैथोड और टू एनोड। ये डिपेंड करेगा किस पर? चार्ज के नेचर पर। नेट चार्ज का जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैथोड की तरफ मूव करेगा या फिर वो एनोड की तरफ मूव करेगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है इसके टाइप्स क्या है। इन 3 डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट, ये जो फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसको मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा ओल्डर टेक्निक्स है, यानी कि स्टूडेंट्स ये सबसे पहले खोजी जाने वाली टेक्निक है, और इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज आजकल तो नहीं किया जाता है। ठीक है, पहले यूज किया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है टाइसिलियस, इन्होंने 1937 में इसको डिस्कवर किया था, इसको परफॉर्म किया था, और इस पर्टिकुलर टेक्निक की डिस्कवरी की वजह से टाइसिलियस को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इसमें जो यूज किया जाता है मीडियम के तौर पर, जो सपोर्टिंग मीडियम यूज किया जाता है वो है लिक्विड बफर सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइसिलियस ने 1937 में 1937 में कैसे इस टेक्निक को, जिसे आप फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के नाम से जानते हैं या मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के नाम से जानते हैं, कैसे इसे परफॉर्म किया था और क्यों इन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। स्टूडेंट टाइसिलियस ने एक ग्लास ट्यूब को यूज किया था और इस ग्लास ट्यूब के अंदर लिक्विड बफर सॉल्यूशन को ऐड किया था। ठीक है, यानी कोई सॉलिड या सेमी सॉलिड यूज नहीं किया था, बल्कि इन्होंने लिक्विड बफर सॉल्यूशन को ग्लास में फिल किया।
अब इस ग्लास ट्यूब सॉल्यूशन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने का मतलब होता है कि आप यहां पर इलेक्ट्रोड को प्लेस करोगे और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने के बाद यहां चार्ज पार्टिकल्स यानी मिक्सचर को ऐड किया गया। अब इस चार्ज पार्टिकल को मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट थे, इस पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनका सेपरेशन स्टार्ट हुआ। अब चूंकि स्टूडेंट्स मिक्सचर के अंदर चार्ज पार्टिकल मौजूद थे, किसी पर पॉजिटिव चार्ज था, किसी पर नेगेटिव चार्ज था। अब ये जो पार्टिकल्स थे जब ये माइग्रेट हुए तो माइग्रेशन वेलोसिटी में डिफरेंस होने के कारण ये जो सेपरेशन है वो स्टार्ट हुआ, और इसको कहा गया मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सेस। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सेस या जिसे आप मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सेस के नाम से जानते हैं, जिसको टाइसिलियस ने 1937 में इसको डिस्कवर किया था या इसको परफॉर्म किया था, यहां पर इसका एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इसको आज के समय में यूज करना लोग बंद कर दिया है। देखो ड्रॉबैक क्या है, जब तक आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तब तक चार्ज पार्टिकल्स मूव करेगा, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करना बंद कर दोगे तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स थे वो फिर दोबारा से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो सेपरेट हुए थे फिर दोबारा से वो मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। राइट स्टूडेंट्स, यानी जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपने फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सेस के ड्यूरिंग अप्लाई किया था, जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे इमीडिएटली जो सॉल्यूशन के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है वो फिर दोबारा से मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से इसको यूज करना बंद कर दिया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर सेकंड जो इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक है जिसका यूज आज के समय में वाइडली यूज किया जाता है, डिफरेंट लैब में से परफॉर्म किया जाता है, उसका नाम है जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक। और ये टेक्निक फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक से कैसे डिफरेंट है, क्यों इसका आज के समय में वाइडली यूज किया जाता है। सबसे पहला जो बेसिक जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो ये है कि फ्री बाउंड्री इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक के अंदर आप एक लिक्विड बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं, और जिसमें हमने देखा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो चार्ज पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दो चार्ज पार्टिकल्स दोबारा से मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक की, तो इस टेक्निक के अंदर जो हम सपोर्टिंग मीडियम यूज करते हैं या तो वो सॉलिड होता है या वो सेमी सॉलिड मीडियम होता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो सेपरेट तो हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद वो दोबारा से मिक्स नहीं होंगे। राइट, इसीलिए जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक का यूज किया जाता है, और इसके अंदर ये जो मीडियम यूज किया जाता है जो कि सॉलिड होता है या सेमी सॉलिड मीडियम होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक आप इतनी बात तो डेफिनेटली समझ गए होंगे कि जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन होगा वो सॉलिड या सेमी सॉलिड मीडियम में होगा। राइट, और जब सेमी सॉलिड या सॉलिड मीडियम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में, चाहे वो कैथोड हो या फिर एनोड हो, तो दोबारा से वहां पर हमें मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी। राइट, वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से स्टूडेंट्स मिक्स नहीं होंगे, वो सेपरेट बॉन्ड बनाएंगे, और वो सेपरेट बॉन्ड मिक्स नहीं होगा। इट मीन्स कि चार्ज पार्टिकल्स एक बार सेपरेट हो गया तो फिर वो दोबारा से मिक्स नहीं होगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक। इसीलिए इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक को हम स्टडी करते हैं और इसका वाइडली यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब ये जो जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक है ये दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक जिसमें आप मीडियम जो यूज करते हैं वो है फिल्टर पेपर। दूसरा होता है जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक जिसमें सपोर्टिंग मीडियम जो यूज किया जाता है वो जेल के रूप में होता है। राइट, तो यहां पर हमने देखा कि जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक जिसमें हम जो सपोर्टिंग मीडियम यूज करते हैं वो फिल्टर पेपर होता है। दूसरा जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक जिसमें जो सपोर्टिंग मीडियम यूज किया जाता है वो जेल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो जोन इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक है इसके अंदर ये जो पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक आता है जहां पर आप मीडियम के तौर पर फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। इस टेक्निक का यूज बिगिनिंग में किया जाता था, आज के समय में इसका उपयोग नहीं किया जाता। कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे ही जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक का यूज किया तो हमने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका सेपरेशन बहुत बेटर मैनर में हो रहा है, वो पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक से बेटर तरीके से परफॉर्म हो रहा है। इस वजह से आज के समय में हम जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक का यूज वाइडली तौर पर करते हैं, लेकिन पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक का यूज अब नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स फाइनली बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस टेक्निक के बारे में।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर इसकी जो स्पेशल फीचर्स है वो क्या है, इसमें सपोर्टिंग मीडियम के तौर पर जेल का उपयोग किया जाता है। और ऐसा नहीं कि आप कोई भी जेल उठा करके यूज़ कर लो, उस जेल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए, कुछ नेचर होने चाहिए, जैसे कि वो जो जेल है वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। अदरवाइज सपोज करो कि वो हमारे मिक्सचर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है अगर उन्हीं से ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा तो हमें कैसे हम सेपरेट कर पाएंगे। तो इसलिए जेल का नेचर केमिकली वो जो है नॉन रिएक्टिव यानी इनर्ट होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए, अनचार्ज होना चाहिए, यानी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ये जो जेल होता है ये जो है मोलिकुलर सीव की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स कि छोटे छोटे पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनके माध्यम से हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो एंटर करेंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज कर सकते हैं। जो आप मटेरियल यूज करते हैं उसके ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन है कि कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो एक तो है एग्रोस जेल, ठीक है, एक तो एग्रोस जेल का उपयोग किया जाता है, दूसरा है पॉली एक्रिलामाइड जेल। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जेल जो है ये यूज किए जाते हैं वाइडली तौर पर। ठीक है, अगर मैं बात करता है स्टूडेंट्स एग्रोस जेल के बारे में, क्योंकि अब सपोज करो हम एग्रोस जेल का ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे का। तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर एग्रोस जेल का यूज क्यों किया जाता है, तो एग्रोस जेल के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो एग्रोस जेल जो होता है स्टूडेंट्स ये एक नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड से डेफिनेटली आपके माइंड में याद आया होगा कि भाई ये तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, एग्रोस जेल को एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाता है, तो इसे रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, इनको कॉमनली हम सीवीड्स के नाम से जानते हैं, समुद्री खरपतवार के नाम से जानते हैं। तो क्या किसी भी सीवीड से जेल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी से ही आप एग्रोस जेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसी का उपयोग आप जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर यूज कर सकते हैं। अब ये जो एग्रोस जेल है जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब ये एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर का भाई कोई ना कोई मोनोमर होता है और उन्हीं मोनोमर यूनिट्स आपस में कनेक्ट होकर के पॉलीमर बनाती हैं। तो इसका मोनोमर यूनिट क्या है? इसका मोनोमर यूनिट एक डाइसैकेराइड्स होता है जिसे हम एग्रोबायोस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना ये एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, एग्रोस जेल का जो मोनोमर यूनिट होता है वो एक डाइसैकेराइड्स है और उस डाइसैकेराइड का नाम है एग्रोबायोस। अब क्वेश्चन आता है कि डाइसैकेराइड्स है तो यानी इसके दो मोनोसैकेराइड यूनिट होंगी, तो कौन सी है वो यूनिट? नंबर फर्स्ट जो मोनोसैकेराइड्स है उसका नाम है डी गैलेक्टोज और दूसरा है 3,6-N हाइड्रो एल गैलेक्टोज। ये दोनों यूनिट मिलकर के डाइसैकेराइड्स बनाती हैं और इस तरह की काफी सारे डाइसैकेराइड्स के जो रिपीट यूनिट है वो मिल करके एक पॉलीसैकेराइड्स बनाती हैं जिसे आप एग्रोस जेल के रूप में कंसीडर करते हैं। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स की एग्रोस जेल का जो यूज है वो किस टाइप के चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो एक तो प्रोटीन्स का, दूसरा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को एग्रोस जेल की वजह से यूज किया जा सकता है। नॉर्मली जब हम प्रोटीन चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करते हैं तो वहां पर हम पॉली एक्रिलामाइड इस तरह के जेल का यूज करते हैं। तो इससे हमारे माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि एग्रोस जेल जो होता है वो प्रोटीन चार्ज पार्टिकल को सेपरेट नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ध्यान रखना, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉमन तौर पर जब हमें प्रोटीन चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करना पड़ता है तो हम पॉली एक्रिलामाइड इस तरह के जेल का यूज करते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हो जाती है कि भाई जो पॉली एक्रिलामाइड है वही एक ऐसा जेल है जो कि प्रोटीन के पार्टिकल्स को या प्रोटीन के चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकता है। बट ध्यान रखना एग्रोस जेल भी सेपरेट कर सकता है, उसके अंदर भी कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पॉली एक्रिलामाइड के फीचर्स के बारे में। इसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं? तो पहला तो फीचर्स यही है स्टूडेंट्स कि ये जो पॉली एक्रिलामाइड होता है ये कोई नेचुरल कंपाउंड नहीं है, ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है, यानी इसको सिंथेसिस की गई है। तो पॉली एक्रिलामाइड का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स नोट डाउन करेंगे, ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है। दूसरा स्टूडेंट्स ये एक पॉलीमर है एक्रिलामाइड का और जिसको क्रॉस लिंक करता है बिस एक्रिलामाइड। ठीक है, ये जो है पॉलीमर है एक्रिलामाइड का जिसको क्रॉस लिंक करता है बिस एक्रिलामाइड। अभी मैं इस रिएक्शंस को दिखाऊंगा कैसे ये करता है और कैसे इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है।
अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका भी उपयोग किया जाता है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में, ठीक है। यानी कि ये भी जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो पॉलीएक्रिलामाइड का यूज सिर्फ प्रोटीन के सेपरेशन में यूज नहीं किया जाता, बल्कि न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में भी आप इसका यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी लिमिटेशन क्या है। न्यूक्लिक एसिड के केस में सपोज करो स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि 100 बेस पेयर का बना हुआ है, ठीक है, यानी कि उसमें टोटल 100 बेस पेयर है। अब इसके बाद एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड आप कंसीडर कीजिए जो कि 98 बेस पेयर का या 97 बेस पेयर का है। तो देखो यहां पर सिर्फ 2-3 बेस पेयर का ही अंतर है। अब ऐसे अगर आप चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप एग्रोस जेल का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पॉलीएक्रिलामाइड का ही यूज करना पड़ेगा, तभी वो चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि यहां पर साइज में देखो कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है, सिर्फ 2-3 बेस पेयर का डिफरेंस है। एग्रोस जेल का यूज करोगे तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन पॉलीएक्रिलामाइड छोटे से छोटे डिफरेंस वाले न्यूक्लिक एसिड को भी वो जो है इजिली सेपरेट कर सकता है। फाइनली स्टूडेंट्स, पॉलीएक्रिलामाइड से रिलेटेड एक लास्ट पैरामीटर बचा हुआ है, पोर साइज। हमने आपको बताया कि जो मीडियम में आप जेल का यूज कर रहे हो वो जेल जो है एक मोलिकुलर सीव की तरह वर्क करता है, एक जो कि एक तरीके से पोर क्रिएट करता है, और जो पोर होगा उसी से हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो मूव करते हैं इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में, यानी सेपरेशन का जो टेक्निक है वो इसी की मदद से होता है। तो ये जो पोर साइज है ये कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। तो पॉलीएक्रिलामाइड के केस में स्टूडेंट्स यदि हम डिस्कस करें, क्योंकि इस जेल का उपयोग आप मोलिकुलर सिंक की तरह कंसीडर करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये 2 पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पॉलीएक्रिलामाइड के केस में जो पोर साइज होगा वो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। उनमें से एक पैरामीटर है स्टूडेंट्स, जो मोनोमर आप यूज कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब आप जानते हैं मोनोमर कंपाउंड के तौर पर हमने देखा कि एक्राइलअमाइड और बिस एक्राइलअमाइड ये 2 जो है मोनोमर यूनिट के तौर पर होते हैं। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है इस बात पर डिपेंड करेगा पोर साइज, ठीक है, यानी जो छिद्र होगा, जो पोर होगा, उसका साइज क्या होगा। दूसरा जो पैरामीटर है वो है व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिस एक्राइलअमाइड और टोटल अमाउंट ऑफ मोनोमर। इन दोनों के रेशियो पर भी डिपेंड करेगा व्हाट विल बी द पोर साइज ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल, राइट। एग्रोस जेल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पॉलीएक्रिलामाइड के केस में जो पोर साइज होता है इन दोनों जो पैरामीटर्स हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला पैरामीटर तो ये है कि ये जो एक्राइलअमाइड है और जो बिस एक्राइलअमाइड है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आप क्या ले रहे हो, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है वो रेशियो पर है, यानी कि ये जो बिस एक्राइलअमाइड और टोटल मोनोमर वो आप कितना ले रहे हो, उनका रेशियो आप क्या ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कवर करनी है, और मैं इसको डिटेल में एक एक चीज़ के फीचर्स को एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए 1-2 वीडियो और भी मैं अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।